आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना DU का अगला सेशन। अगर मैं अगले सेशन में बात करता हूं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है और इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको यहाँ पर इन सभी कंपाउंड की एसिडिटी ऑर्डर बतानी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। देखो, जब भी आपको एसिडिटी बतानी होती है तो सबसे पहले कार्यक्रम क्या होता है? सबसे पहले कार्यक्रम होता है उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, है ना। सबसे पहला क्या कार्यक्रम होता है? उसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ। मतलब यदि कोई आपके पास एसिड है तो उस एसिड से क्या करो? सबसे पहले H+ निकालो और H+ निकाल के क्या करना है? कॉन्जुगेट बेस बनाना है। अब उस कॉन्जुगेट बेस पर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबलाइज, इसका मतलब वो क्या होगा? वीक, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन सभी में H+ निकालेंगे। इन सभी में हम सबसे पहले H+ निकाल के इनके कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे वाले कॉन्सेप्ट को सीखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब सवाल ये आ रहा है कि सर अगर हम इन सब में से H+ निकाल रहे हैं तो आखिरकार वो H+ कौन सा होगा? तो देखो यार, हमेशा जो मोस्ट एसिडिक H होता है वही हम निकालते हैं। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर भी H मौजूद है और यहाँ पर भी H मौजूद है। तो हमारी थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पकड़ इतनी अच्छी होनी चाहिए, हमें वहाँ पर दिखना चाहिए कि इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कहाँ होगा। तो मतलब हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स लगाने आने चाहिए। तो जब मैं इस H+ को भगाऊंगा तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा? कार्बोनाइन का फॉर्मेशन होगा। एक तरीके से मैं इनको कार्बन एसिड्स भी कह सकता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है। ऐसे ही इस वाले पार्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ऐसे ही इस वाले में क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से हमने सभी के कॉन्जुगेट बेस बना दिए। अब आपको यहाँ पर एक बात सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पर भी नेगेटिव किस में जा रहा है? रेजोनेंस में। और यहाँ पर भी नेगेटिव किस में जा रहा है? रेजोनेंस में जा रहा है। और यहाँ पर भी नेगेटिव किस में जा रहा है? रेजोनेंस में जा रहा है। मतलब अगर मैं तीनों ही की बात करता हूँ तो तीनों ही में C डबल बॉन्डो के साथ रेजोनेंस में जा रहा है। लेकिन ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड कैसा कंपाउंड है? एसाइक्लिक। अब अगर आपके पास ये एसाइक्लिक कंपाउंड है तो ध्यान से मेरी बात को समझना। यह जो बॉन्ड है यह क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। और हमें बहुत अच्छे से पता है जो सिग्मा बॉन्ड होती है उसके अलोंग रोटेशन पॉसिबल है। अगर उसके अलोंग रोटेशन पॉसिबल है तो यहाँ पर थोड़ा सा प्लेनरिटी में ऊपर नीचे, मतलब यहाँ पर बॉन्ड की प्लेनरिटी की वजह से एटम प्लेनर नहीं होंगे तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेशन इतना अच्छा नहीं होगा। तो मतलब कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस में थोड़ा सा डिक्रीजमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे जिसकी वजह से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि साइक्लिक वाले ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज करेंगे एज कंपेयर टू एसाइक्लिक। ये बात सबको समझ में आ रही है कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड रोटेशन की वजह से इतना अच्छा रेजोनेंस नहीं होगा जितना अच्छा रेजोनेंस इन दोनों में देखने को मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा वो सबसे ज्यादा वीक होगा। तो मैं इसको नंबर 3 कह सकता हूं। अब बात करते हैं इन दोनों में। ये दोनों ही साइक्लिक हैं तो दोनों ही पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पर है? रिजिड सिस्टम में है। अब रिजिड सिस्टम से सर आपका क्या कहने का मतलब है? रिजिड सिस्टम से कहने का मतलब है क्योंकि ये साइक्लिक है तो यहाँ पर कोई भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा, सारे ही एटम एक प्लेन में होंगे। तो यहाँ पर भी 2 C डबल बॉन्ड होगा कॉन्जुगेशन, यहाँ पर भी 2 C डबल बॉन्ड होगा कॉन्जुगेशन। अब देखो, अगर मैं देखता हूं तो ये छोटी मेंबर्ड रिंग है और हमें पता है छोटी मेंबर्ड रिंग का परसेंट S कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि सबसे ज्यादा 3rd मेंबर्ड, फिर 4 मेंबर्ड, फिर 5 मेंबर्ड। ऐसा मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट के टाइम पढ़ाया था। या अगर नहीं पढ़ाया तो आप ऐसे समझ लो कि जो छोटी मेंबर्ड रिंग होती है उसका -I इफेक्ट ज्यादा होता है। इसको हम समझ सकते हैं परसेंट S कैरेक्टर के बेसिस पर, बॉन्ड एंगल का फंडा होता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे छोटी मेंबर्ड रिंग का परसेंट S कैरेक्टर ज्यादा, और परसेंट S कैरेक्टर हमेशा क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो जिसका परसेंट S कैरेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी नेगेटिव चार्ज। देखो भैया ये लिखा है नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा। देखो जो बातें मैं आपको इस क्वेश्चन में बता रहा हूं वही सारी बातें हर एसिडिक कैरेक्टर के क्वेश्चंस में लगने वाली हैं, वही फंडा हर जगह लगने वाला है। तो जिसकी वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज का जो थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन है वो एक्स्ट्रा हो चुका है ड्यू टू परसेंट S कैरेक्टर। तो हम बोल सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो ये वीक, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो हम बोलेंगे ये नंबर 1 एसिड हो जाएगा और ये नंबर 2 एसिड हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा
होगा जिसमें नंबर 1 ये होगा, नंबर 2 ये होगा और नंबर 3 ये होगा। चलो ये बात तो हमने बता दी, लेकिन आप जब हायर क्लास में जाओगे तो वहां पर होता है इफेक्ट ऑफ कंफर्मेशन ऑन स्टडी एसिडिटी, कि एसिडिटी पे कंफर्मेशन का आखिरकार क्या इफेक्ट होता है, वो थोड़ा अलग बात होता है। जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कीटो इनोल फॉर्म बनाते हैं तो उन सब चक्करों में जाके हम इस कॉन्सेप्ट से अपने इस क्वेश्चन को समझा सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। इसमें क्या बोला है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीकेए कंपाउंड्स। देखो आपको यहाँ पर पीकेए का करेक्ट ऑर्डर बताना है इन सभी कंपाउंड्स का। तो सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए कि आपका जो भी एसिडिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, के ऑफ कंपाउंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, पीकेए ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले आप इसको याद रखना। अगर आपसे बोला है पीकेए का ऑर्डर बताने के लिए तो आप वहां पर उसके एसिडिटी ऑर्डर बताइए और जस्ट उसका रिवर्स कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो वही दोबारा से मुझे इन सब का क्या बनाना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। इन सब का जब हम कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट बेस हमारे पास कैसे आएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस हमारे पास C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर N पर माइनस, यहाँ पर हेटेरो एटम पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं इस वाले केस में बात करता हूँ तो इस वाले केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर CN 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 और यहाँ पर CN और यहाँ पर माइनस। ऐसे ही इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रिंग फ्यूज्ड हैं आपस में और यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर इस तरीके से एरोमेटिसिटी। इन तीनों ही का हमने सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बना लिया। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जब भी आपको एसिडिक कैरेक्टर चेक करना है तो हमेशा ही उसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है और उस कॉन्जुगेट बेस में क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लगाने हैं। एक बार मैं फिर लिख रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कभी ना भूलो कि आखिरकार एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो जो उसका नेगेटिव चार्ज आया है उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी पता करने के लिए, तो स्टेबिलिटी पता करने के लिए क्या लगाओगे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। अब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स जैसे रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। यदि उसकी स्टेबिलिटी आपके पास क्या है, ज़्यादा है, तो वह कैसा होगा, वीक। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। और हमें एक बात अच्छे से पता है, ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव वीक कॉन्जुगेट बेसिस। अब आपको ये देखना है कि जो सभी कॉन्जुगेट बेस बने हैं इनमें सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे स्टेबलाइज है। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव है, यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव है, यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव है। इस नेगेटिव आने से इस वाला पार्ट ये C डबल बॉन्ड O के साथ इसमें रेजोनेंस में जा रहा है, बहुत अच्छा स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस की वजह से। ये वाले नेगेटिव की वजह से अगर जरा आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरे सिस्टम में क्या आ रही है, एरोमेटिसिटी आ रही है। और आपको पता है एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर होता है। मैंने एक बार आपको बताया था स्टेबिलिटी फैक्टर का ऑर्डर हमेशा ये होता है, सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी, उसके बाद इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, उसके बाद रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और लास्ट में इंडक्टिव। हमेशा आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसी को ही फॉलो करना है। जब स्टेबिलिटी फॉलो किया तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज अगर ये होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो हम बोलेंगे, अगर हम यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर पहले मैं बताऊंगा, फिर पीके का जस्ट उल्टा कर दूंगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा सेकंड। अब मैं इन दोनों की बात करता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम पर आया है और यहाँ पर कार्बन एटम पर आया है। यहाँ पर ये दो C डबल बॉन्ड से स्टेबलाइज है और यहाँ पर आप बोलोगे सर, अगर जरा ध्यान से आप देखोगे तो आप बोलोगे सर देखो देखो इस रिंग को कुछ ऐसे बना दो, आप ऐसे लो बना दिया। आप बोलोगे सर इस रिंग को भी आप कुछ ऐसे बना दो, ऐसे। तो आप बोलोगे सर अगर जरा ध्यान से देखोगे तो ये सिस्टम भी कैसा बन गया, एरोमेटिक। मैं बोलूंगा एरोमेटिक तो बना, लेकिन ये जो एरोमेटिक बना है तो वो इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी खराब कर रहा है। अगर ये डबल बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में जाएगा तो इसकी एरोमेटिसिटी तो खराब होनी है, वैसे ही इस बेंजीन रिंग की भी एरोमेटिसिटी खराब कर रहा है। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं एनिलेशन इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, एनिलेशन इफेक्ट। तो एनिलेशन इफेक्ट की वजह से यहाँ पर इसका नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में इतना अच्छा पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएगा। तो पॉइंट समझिएगा ध्यान से जो मैं समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव है, यहाँ पर हेटेरो एटम पर नेगेटिव है। मतलब यहाँ इस केस में ये वाला स्टेबलाइजेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये।
क्योंकि यहाँ पर जो आप एरोमेटिसिटी की बात कर रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, एरोमेटिसिटी इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे डिपेंड करती है, डीलोकलाइजेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है। आप ये मत सोचिए कि जितना ज्यादा लंबा डीलोकलाइजेशन होगा उतना एरोमेटिसिटी होगी, जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अच्छा क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि ये बेंजीन की एरोमेटिसिटी खराब कर रहे हैं। अगर तुम किसी के दूसरे का खराब घर करके अपना घर बसाओगे तो दिक्कत तो होगी ना जिंदगी में, तो वैसी ही दिक्कत यहाँ चल रही है, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो हम बोलेंगे इसके कोरस्पॉन्डिंग एसिड हमारे पास ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद लास्ट में हो जाएगा ये, तो ऑर्डर आ जाएगा सबसे ज़्यादा ये, फिर ये और ये, फिर ये। सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, नेट दिसंबर 2016 में आया हुआ है, ये 2016 नेट दिसंबर में ऐसे आया हुआ है, मतलब नेट का क्वेश्चन है, सीधी बात ये है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बोलोगे सर डीयू एग्जाम में क्या कर रहा है? तो यार क्वेश्चन बनाने वाले का कोई वो नहीं होता कि हाँ भैया इसका क्वेश्चन यहाँ नहीं डाल सकते, उसका नहीं डाल सकते, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं PKA की बात करता हूँ तो जस्ट उल्टा कर दो, सबसे ज़्यादा थर्ड हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा और लास्ट में सेकेंड हो जाएगा। तो कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा होता है कि हमने एसिडिक कैरेक्टर निकाला और वही ऑप्शन को टिक करके आते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में क्या पूछा है, PKA पूछा है। तो क्वेश्चन करते समय अपने सारे कॉन्सेप्ट, सारे दिमाग को एकदम एक ही जगह फिक्स करके रखिएगा। 43 देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखिएगा, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, आपसे यहाँ पर बेसिसिटी की बात की गई है और आपके सामने ये सारे के सारे ऑप्शन हैं। देखो सबसे पहले मैं एक बात कहता हूँ, ये पेपर सबसे बेहतरीन पेपर था डीयू का, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन इवन नेट और गेट से ही पूछे गए हैं, ये भी प्रीवियस नेट गेट में आया हुआ है। तो अब आप समझिए क्या कॉन्सेप्ट क्या है। एसिडिटी के लिए जिस तरीके से हम एटम H बॉन्ड देखते हैं, वैसे ही हम लोग बेसिसिटी के लिए क्या देखते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है लोन पेयर डोनेशन। जो जितना आसानी से लोन पेयर का डोनेशन कर देता है वो उतना ही अच्छा क्या होता है, बेस होता है। एक डेफिनेशन तो हमारे पास ये बन के आ गई, लेकिन एक और डेफिनेशन होती है कि यदि आप बेस को H+ खिलाओगे तो यहां से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। ध्यान से देखिएगा, एसिड से H+ निकालते थे और बेस को H+ खिलाते हैं, और इस कॉन्जुगेट एसिड पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से। जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स मतलब रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा तो इसका मतलब ये क्या होगा, वीक, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब जो कार्यक्रम आप एसिड के टाइम पर करते थे वैसा ही कार्यक्रम बेस के टाइम पर भी होगा। तो हमारे पास इन दोनों ही डेफिनेशंस को याद रखना है। अब देखो आपके पास ये सारे के सारे बेस हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हो गए। मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर, मेरे को एक कॉन्सेप्ट चमक रहा है, समझ में आ रहा है, ग्वानिडीन। आप सभी लोगों ने ग्वानिडीन बेस का नाम सुना होगा, तो एक्चुअली मैं ग्वानिडीन बेस के बारे में ही बात करता हूँ। देखो होता क्या है, C डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर क्या है NH2 और यहाँ पर क्या है NH2। ये जो बेस होता है इसको हम बोलते हैं ग्वानिडीन बेस, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनस बेस होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट। अब स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनस बेस होने का कारण क्या है, पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, फिर ग्वानिडीन और उसके तरह के जितने भी ग्वानिडीन टाइप बेस होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। तो समझिएगा, मैं यहाँ से सबसे पहले क्या करता हूँ, H+ खिलाता हूँ। अब आप समझिए, अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर H+ खिला रहा हूँ तो ये H+ कहाँ पर आएगा, आप मुझे बताओ किस जगह पर, ये वाला जो है वो खा लेगा इस जगह। बात समझ रहे हो, जब ये यहाँ पर, इस पॉइंट को समझना है ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना है कि जब आपके पास ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो अब इस वाले में आप क्या करोगे, यहाँ पर हो जाएगा NH+ और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ पर क्या जाएगा, NH2। अब इस वाले केस में क्या होगा, ये जो आपके पास कॉन्जुगेट बेस बना है, H+ खिला के कॉन्जुगेट बेस बनेगा, तो ये कॉन्जुगेट बेस में क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा और ये रेजोनेंस करके दिखाएगा। रेजोनेंस करने के बाद देखना कितनी इंटरेस्टिंग बात आएगी, यहाँ पर हो जाएगा NH2, यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड NH2+ और यहाँ पर क्या था, NH2। एक और बार रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है इस नाइट्रोजन के साथ, तो आप यहाँ पर बना सकते हैं, नहीं दिखेगा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, NH यहाँ पर C, तो इस बार क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ जाएंगे और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो आपके पास डबल बॉन्ड NH2+ और यहाँ पे NH2। तो ग्वानिडीन बेस का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होना होता है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनना और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी। तो
अब मैं बोलना चाहता हूँ ग्वानिडीन और उसके प्रकार के बेस। देखो यहाँ पर अगर आप इतने से पार्ट को देखो, इतने से पार्ट को देखो ध्यान से, क्या ये ग्वानिडीन बेस है? अरे हाँ जी ग्वानिडीन बेस है। यहाँ से H हटा के ये रिंग विंग लगा दिए, आप रिंग गायब कर दो। क्या ये भी थोड़ा बहुत ग्वानिडीन बेस लग रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं इन दोनों से ज्यादा बेसिक नेचर इन दोनों का होगा, क्योंकि ग्वानिडीन बेस है और ग्वानिडीन का कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होता है ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा सबसे पहले बेसिक हो जाएगा नंबर 3 और फिर हो जाएगा नंबर 2। उम्मीद करता हूं आपको ये दो बातें समझ में आ रही हैं विद द हेल्प ऑफ ग्वानिडीन बेस। अब मैं बात करता हूं इन दोनों की। देखो यहां पर ये नाइट्रोजन है, इस पर जो लोन पेयर है वो कैसा है? लोकलाइज्ड है, बिल्कुल। यहां पर जो नाइट्रोजन है इस पे लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज्ड है, बिल्कुल। अब आप ध्यान से सुनिएगा, जब आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, बना लिया, तो यहां पर कैसे बनाओगे? ये ऐसा हो जाएगा NH+ और ये कैसा हो जाएगा? NH+। अब क्या हो सकता है इस वाले केस में? यहाँ पे ये लोन पेयर और ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड और NH+, मतलब यहाँ पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या जाएगी? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आने की वजह से इसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबलाइज होगा एज कंपेयर टू इसके। तो हम बोलेंगे सर फर्स्ट और लास्ट में आ जाएगा 4th। उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर सुनिए, जब भी हम लोग बेसिसिटी की बात करते हैं तो ग्वानिडीन वाले बेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजन बेस होते हैं। मेरा ये दिमाग में क्यों आया कि ग्वानिडीन की बात करनी है? क्योंकि ये सब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो नाइट्रोजन बेस का दिमाग में आना तो बहुत सिंपल जाहिर सी बात है यार, प्रैक्टिस है ये तो सिंपल। तो ये दोनों ज्यादा हो गए। अब इन दोनों में मैंने बात की तो मैंने बोला यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, इस वाले केस में बन रहा है, लेकिन इस वाले केस में नहीं बन रहा है। या ऐसे समझ सकते हो, जब भी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के एटम सेम हो जाए, इसके पास भी एक एटम लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, इसके पास भी एक एटम लोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, लेकिन उस केस में जहां पर फिर हेटेरो एटम ज्यादा होते हैं उसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हेटेरो एटम ज्यादा है, बल्कि यहाँ पर हेटेरो एटम फिर और कोई है ही नहीं। जब हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, जो मैं एडवांस जीओसी पढ़ा रहा हूँ MSc वाले बच्चों को, जब आप थोड़ा हायर जाओगे MSc में, तो आप उस सीरीज को देखना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। वो सब एडवांस बातें होंगी, अभी आप बस इतना समझिए। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 44 की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपके पास एक रिएक्शन है और सामने NaOMe80 है, ठीक है। इस तरीके से हम कर रहे हैं। अब आप ध्यान समझिएगा कैसे रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। देखो सबसे पहले मैं सबस्ट्रेट को बनाता हूँ। जब भी आपको कुछ समझ में ना आए तो सबसे पहले सबस्ट्रेट को 1-2 बार पहले घूरो। घूरने के बाद देखो कि उस सबस्ट्रेट में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, और उसके बाद आप जल्दी से देखो रिएजेंट क्या है। देखो रिएजेंट है NaOMe और यहाँ पर क्या है ETTO। अगर थोड़े से आप समझदार हो तो आप बोलोगे सर ये किसका काम कर सकता है? ये एज अ बेस का काम कर सकता है। तो बेस दुनिया में क्या करने आया है? H+ खाने आया है। कौन सा H+ खाता है? मोस्ट एसिडिक H खाता है। तो अगर आप इसमें मोस्ट एसिडिक H ढूंढोगे तो मुझे यहाँ पर चमक रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में यही होगा, ये OMe माइनस इस H+ को भगा ले जाएगा, तो आपके पास फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो मेरे क्वेश्चन करने का तरीका है बहुत इंपॉर्टेंट, यही सीखना है। आंसर तो हर कोई बता देगा, लेकिन आप अप्रोच कैसे कर रहे हो? आपका पहला पॉइंट क्या था? ड्राइविंग फोर्स क्या थी? कैसे रिएक्शंस कर रहे हो? बार बार ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C+O, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर Br। अब देखो ये बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन होती है फेवरेस्की रिएक्शन, और हमेशा जो फेवरेस्की रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है वो एक 3 मेंबर्ड रिंग बनती है साइक्लोप्रोपेन टाइप की। तो होता क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ इस तरीके से जाएगा और Br को एज अ गुड लिविंग ग्रुप होता है बाहर निकालता है। तो आपके पास ये एज अ इंटरमीडिएट वर्क करेगा इस तरीके से। देखो यहाँ पर C+O और यहाँ पर Br। ये वाली बात इतनी उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। तो ये एक फेवरेस्की रिएक्शन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ये फेवरेस्की रिएक्शन है, ठीक है। इतनी हो गई। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, ये NaOMe है तो इसमें ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। अब इस समय क्या करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। जब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा तो ये इस कार्बोनिल कार्बन के सेंटर पर अटैक करेगा। जैसे ही ये अटैक करेगा, अब ध्यान सुनना, ये ऊपर जाएगा O-, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे जब ये ऊपर O- जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा OMe और यहाँ पर Me और यहाँ पर आ जाएगा Br।
अब फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये O माइनस वापस जाएगा। अब जब ये O माइनस वापस जाएगा तो ये वाली बॉन्ड टूटेगी या ये वाली बॉन्ड टूटेगी, तो हमें पता है ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होके Br एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, C डबल बॉन्ड इस तरीके से और लास्ट में CO2Me। देखो ये वाला पूरा पार्ट क्या है, CO2Me है, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट रही है, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप देखो आंसर किसके साथ मैच कर रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन ये वाला मैच कर रहा है, ये CO2Me, तो ये आ जाएगा C। मतलब हमेशा क्वेश्चन में आप लोग सबस्ट्रेट और रिएजेंट पे ध्यान दो, आगे मत देखो ये क्या बना है। अगर ऑप्शन देखोगे तो डर जाओगे, ऑप्शंस नहीं देखने, आपको पहले प्रोसीड करना है, फिर ऑप्शन का बीच में थोड़ा सहारा लेना है, क्या हम जो बना रहे हैं वो सही है कि नहीं है, और एंड में हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 45। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45, क्या है, विक्टर मेयर टेस्ट इज यूज्ड फॉर द कंफर्मेशन ऑफ। तो आपसे यहाँ पर टेस्ट की बात कर रहा है, विक्टर मेयर टेस्ट। देखो सबसे पहले जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट होते हैं, जहाँ पे आपसे फंक्शनों के टेस्ट की बात करता है। तो यहाँ पर अब मैं डिफरेंट टेस्ट की बात करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले विक्टर मेयर टेस्ट की बात करते हैं। देखो विक्टर मेयर जो टेस्ट है वो स्पेशली एल्कोहल के लिए होता है। जो एल्कोहल्स होता है ना आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, देखो 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है और 3 डिग्री होता है। देखा जाता है जब 1 डिग्री के साथ होता है तो ये रेड कलर का देता है, ये ब्लू कलर का देता है, और यहाँ पर क्या होता है, कोई रिएक्शन नहीं होती, तो यहाँ पर क्या आता है, कलरलेस आता है। तो हम यहाँ से याद कर सकते हैं कि विक्टर मेयर टेस्ट इज यूज्ड फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स डिस्टिंग्विशन। लेकिन अब मैं टेस्ट का आपको जानकारी देता हूँ। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है टेस्ट की। मैं एक और बात करता हूँ, एक और टेस्ट होता है ल्यूकास टेस्ट। तो अब आप एक एक करके मुझे बताओ, ल्यूकास टेस्ट किसके लिए होता है, ये भी एल्कोहल्स के लिए होता है। एल्कोहल्स में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होता ये है कि यहाँ पर 3 डिग्री वाला सबसे फास्ट देता है, उसके बाद फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री वाला तो हीटिंग पर देता है बहुत से लोग। इसका जो रिएजेंट होता है, कोई बताना चाहे, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, बहुत ही फेमस होता है, 12th क्लास के रिएक्शंस में हम लोग पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। ऐसे ही एक और होता है हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट, देखो जो भी बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। ये इसी को हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। एक्चुअली ये किसके लिए होता है, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए होता है। मतलब एल्डिहाइड तो रिएक्शन दिखा देते हैं लेकिन कीटोन रिएक्शन नहीं दिखा पाते, इसीलिए बहुत ही आसानी से इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि यह वीक या हम बोल सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऐसे ही एक और टेस्ट होता है हिंसबर्ग टेस्ट। देखो जो हिंसबर्ग टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है, वो होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स। ये भी बहुत फेमस है, जहाँ पर हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का हम यूज़ करते हैं और हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट करवाते हैं। ऐसे ही एक और होता है 2,4 DNP टेस्ट, ये तो बहुत फेमस है, आपको ये मैंने बताया भी था क्वेश्चन में। तो 2,4 DNP टेस्ट किसके लिए होता है, कार्बोनिल ग्रुप के लिए। कार्बोनिल ग्रुप के लिए मतलब एल्डिहाइड और कीटोन कहीं पर अगर प्रेजेंट है तो हमें बताने के लिए कि इस तरीके से होता है। एक और टेस्ट होता है हमारे पास कार्बलिमिन टेस्ट। कार्बलिमिन देखो बहुत ही फेमस टेस्टिंग है। कार्बलिमिन टेस्ट किसके लिए होता है, ये होता है 1 डिग्री अमीन्स के लिए, कि वहाँ पर सिर्फ 1 डिग्री अमीन है या नहीं है। ऐसे ही आपने एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी सुना होगा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट किसके लिए होता है, ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन होता है। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन कहने का मतलब कहीं पर अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वही कंपाउंड दिखाएगा, वरना नहीं दिखाता। ये सारे ही बहुत फेमस टेस्ट हैं। जैसे अगर और बात करना चाहूँ तो ऐसे टेस्ट तो बहुत सारे हैं, आपको यहाँ पर बस कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि किसके कौन से डिस्टिंग्विश के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एक और होता है फेमस होता है एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट, अब सुनिएगा, ये जो एजोडाई टेस्ट होता है ये फिनॉल भी दे सकता है या फिर एनिलीन भी दे सकता है। फिनॉल भी दे सकता है, एनिलीन भी दे सकता है। ऐसे ही होता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सोच नहीं सकते। ये टेस्ट तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर आपसे बार बार पूछता है तो सुनो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल के बीच में डिस्टिंग्विश करता है। मतलब फिनॉल नहीं दिखाते और कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत अच्छे से दिखा देते हैं। तो ये सारे टेस्ट हैं, इस तरीके से और भी कुछ टेस्ट होंगे, उनकी पूरी एक लिस्ट बनाओ। नेम रिएक्शंस और टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी पेपर में एग्जाम्स के लिए।
चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द डाइनाइट्रेशन ऑफ। देखो सबसे पहले आपसे डाइनाइट्रेशन की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, 4-ब्रोमोटोलीन। तो 4-ब्रोमोटोलवीन की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले आपको तो यही पता होना चाहिए कि सर आखिरकार 4-ब्रोमोटोलवीन का स्ट्रक्चर क्या है। तो आप लोग अगर आधे से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो सिर्फ इसके नाम की वजह से। तो देखो टोल्वीन जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे, यहाँ पर आप बता सकते हो CH3 लगा हुआ, तो ये पोजीशन 1 है, तो ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पर 4 पर क्या लगा दिया मैंने, ब्रोमो। इसको हम बोलते हैं 4-ब्रोमोटोलवीन। अब बात कर रहा है डाइनाइट्रेशन, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। मतलब यहाँ पर जो हम रिएक्शन की बात करेंगे वह एक ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। जहाँ पर क्या होगा, इस वाले पार्ट से हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और इलेक्ट्रोफाइल का अब अटैक कहां होगा इस पॉइंट को समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर नाइट्रेशन नहीं डाइनाइट्रेशन है, मतलब 2 NO2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन है। मोनोनाइट्रेशन मतलब 1 NO2, डाइनाइट्रेशन मतलब 2 NO2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन। तो देखो, तो हमें यहां पर ऑलरेडी ग्रुप समझने हैं। यहां पर देखो अगर CH3 की बात करता हूं तो ये कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, या आप हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। और ये कैसा ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग है, क्योंकि ये क्या लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो हम अब ये NO2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन करेंगे तो उसमें कौन रोल प्ले करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिवेटिंग वाला। तो आंसर भी हमारा एक्टिवेटिंग की वजह से बनेगा। अब अगर ये एक्टिवेटिंग है तो ये कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, या तो ऑर्थो पे आ सकता है या फिर पैरा। तो इसकी जो पैरा पोजीशन है वो क्या है, ब्लॉक्ड है, तो पैरा पर तो आने की चांस ही नहीं है। तो हमारे पास जो पहला NO2 ग्रुप है वो कहां पर आ जाएगा, NO2 पे आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं जब मोनोनाइट्रेशन करवाएंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। दिक्कत यहां नहीं है, जो हमारे पास दिक्कत आ रही है वो दिक्कत है यहाँ पर कि जब अगला हमारे पास NO2 प्लस आएगा, अब आखिरकार ये वाला NO2 प्लस हमारे पास कहाँ अटैक करने वाला है। देखो यहाँ पर हम जो दोनों ही ग्रुप पहले से जुड़े थे और तीसरा ग्रुप जो आ गया, अब उसकी वजह से यहाँ पर हम देखने वाले हैं ओवरऑल इफेक्ट। मतलब यहाँ पर जब बात करते थे तो सिर्फ ये दोनों ग्रुप क्या करते थे, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए डिसाइड करते थे, लेकिन अब तो 3-3 ग्रुप हो चुके हैं। अब तीनों ही ग्रुप क्या करेंगे, इक्वली रोल प्ले करेंगे। आखिरकार कहाँ आएगा, तो सुनो, इसकी पैरा पोजीशन तो ब्लॉक्ड है, तो इस पे तो आ ही नहीं सकता, इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। अब देखो, अब आप बोलोगे सर जिस तरह से NO2 यहाँ आया है उसी तरीके से ये NO2 यहाँ जाएगा, ये भी तो ऑर्थो पोजीशन है। लेकिन सुनो, यहाँ पर इन दोनों में क्या लग रहा है, SIR की वजह से ये वाला जो ग्रुप है वो कहाँ चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन। तो आउट ऑफ प्लेन जाने से अब इसका इतना अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क नहीं करेगा, तो इतना अच्छा ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। लेकिन इस वाले केस में तो अभी भी रेजोनेंस के थ्रू क्या कर रहा है, इस वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस वाली अगर पोजीशन में हमारे पास आ रहा है तो हम बोलेंगे अब जो हमारे पास NO2 आएगा, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो इस वाली जगह आएगा, और बाकी वाली जगह तो हमारे पास ऐसा ही था। देखो इसकी केमिस्ट्री थोड़ी सी अलग है, एक बार अगर क्वेश्चन कभी और आएगा तो मैं इसकी डाइनाइट्रेशन डिफरेंट ग्रुप्स को लेके इंट्रोडक्शन बता दूंगा कि जब दोनों ग्रुप एक्टिवेटिंग हो, जब दोनों ग्रुप डीएक्टिवेटिंग हो, जब एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग हो, जब एक डीएक्टिवेटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो एक्टिवेटिंग वीक हो, जब एक्टिवेटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो डीएक्टिवेटिंग वीक, मतलब बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। तो अभी तो आप इतना समझिए। तो अगर हम आंसर करना चाहें तो आंसर हम कौन सा कर देंगे, बी ऑप्शन मैच कर देंगे। लेकिन इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर का नाम पता होना चाहिए। तो मैं फिर बोलता हूं, ये कॉमन नेम क्रेसेल, कैचोल, इस तरीके से नाम थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए बेसिक केमिस्ट्री के। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। आपको बोला है मोस्ट एसिडिक स्पीसीज, ये सारी की सारी आपको स्पीसीज हैं, इसमें सबसे मोस्ट एसिडिक कौन सा है। तो सुनो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी का कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। अगर आपको ये करना है तो अगर मैं जब इन सभी का कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा तो सबसे पहले का कॉन्जुगेट बेस कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। इन सबसे H+ हटाओ, जब आप इससे H+ हटाओगे तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बेस कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर NH आ जाएगा। इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बेस ऐसा बन जाएगा, प्रीडीन, पता ही होना चाहिए। और इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अब देखो सारे ही कि सारे क्या हो रहे हैं, न्यूट्रल हो रहे हैं। अब इसको तो देखकर हम नहीं बता सकते कौन एसिडिक होगा, तो इनमें अब हमें अगर चेक करना है तो सबसे पहले इन चारों का हम क्या करते हैं, एक बार बेसिक कैरेक्टर बताते हैं। कभी कभी कोई क्वेश्चन अगर सीधा ना रहा हो तो उसको उल्टे दिमाग से सोचा करो।
ये आपके पास क्या है, फर्स्ट है, ये आपके पास क्या है, सेकंड है, ये क्या है आपके पास, थर्ड है, और ये क्या है आपके पास, फोर्थ है। इन चारों का ही बेसिक कैरेक्टर जिसका ज्यादा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम। तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर जो लोन पेयर है उसमें कोई लोकलाइज्ड मतलब है ये, तो कोई रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पर कैसा लोन पेयर है, डीलोकलाइज्ड है, मतलब अपनी जगह नहीं होगा, रेजोनेंस है। यहाँ पर कैसा है, लोकलाइज्ड है, और यहाँ पर भी कैसा है, लोकलाइज्ड है। मतलब एक बात तो हम पक्की कह सकते हैं, जितने भी लोकलाइज्ड लोन पेयर हैं वो सभी अपनी जगह हैं, लेकिन डीलोकलाइज्ड घूम रहा है, तो हम बोलेंगे सबसे कम बेसिक कैरेक्टर होगा नंबर सेकंड का। इसका सबसे कम बेसिक कैरेक्टर क्यों है, क्योंकि ये अवेलेबल ही नहीं है। अगर मैं इन तीनों की बात करता हूँ तो ये जो हाइब्रिडेशन है ये sp3 हाइब्रिडेशन है, और इन दोनों ही की जो हाइब्रिडेशन है वो कैसी है, sp2 हाइब्रिडेशन है। तो हमें पता है अगर sp2 हाइब्रिडेशन है तो परसेंट s कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो लोन पेयर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं आसानी से नंबर 1 की बेसिसिटी सबसे ज्यादा। अब इन दोनों में बात करते हैं तो देखो यहाँ पर NMe2 क्या काम कर रहा होगा, आप खुद सोचो। देखो ना NMe2 क्या काम कर रहा होगा इसके लिए, इस लोन पेयर के लिए। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, बिल्कुल भी नहीं है। ये लोन पेयर कैसे नहीं है, ये बेंजीन रेजोनेंस में है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर लोन पेयर है। ध्यान से देखो, अगर परपेंडिकुलर लोन पेयर है तो हम यहाँ पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर करेंगे, तो ये क्या लगा रहा है, -i, तो हम बोलेंगे उसके बाद नंबर 3 हो जाएगा, और फिर लास्ट में नंबर 4 हो जाएगा। तो ये तो ऑर्डर हो जाएगा आपकी किसका, बेसिसिटी का। दोबारा से चेक कर लो, ये सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा। इन दोनों में हमने -i इफेक्ट इसमें लगा दिया, तो इस वाले केस में ये पीछे हो जाएगा थोड़ा सा, ये पहले आ जाएगा, और इस वाले केस में लास्ट आ जाएगा। अब अगर मैं इनके एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताता हूँ, जस्ट उल्टा कर दो, सबसे ज्यादा सेकंड का होगा, फिर फोर्थ का होगा, फिर थर्ड का होगा, और लास्ट में फर्स्ट का होगा। ये आपके पास एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा। और मोस्ट एसिडिक स्पीसीज कौन होगी, सेकंड। तो आपके पास सेकंड कहाँ है, ये वाला है। तो आप बोल रहे हो ये जो स्पीसीज होगी ये क्या होगी, मोस्ट एसिडिक स्पीसीज होगी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन अगर एसिडिक कैरेक्टर पूछे तो पहले बेसिक कैरेक्टर निकाल के किया करो। क्यों मैंने ऐसा दिमाग कैसे लगाया, क्योंकि हमने आज तक जितने भी ऐसे क्वेश्चन किए सिर्फ बेसिक कैरेक्टर में देखे थे, लेकिन पहली बार इनसे एसिडिक कैरेक्टर पूछ रहा है। अगर आप इनमें एसिडिक कैरेक्टर सोचते ना और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी सोचते तो कभी कर ही नहीं पाते। अब आप बताओ ना कैसे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बताओगे, कौन सा रेजोनेंस, कौन सा हाइपर कॉन्जुगेट, कौन सा इंडक्टिव लगाओगे, तो ऐसे सोचना पड़ता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अब देखो मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन आप मैच कर लेना, लेकिन इसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है और सामने है P+3P डबल बॉन्ड CH COET। मुझे यहाँ पर रिएजेंट देखकर ही बहुत सारी बातें समझ में आ रही हैं। तो क्या बात समझ में आ रही है, सबसे पहली बात यही समझ में आ रही है, यह जो रिएक्शन है यह विटिक रिएक्शन होती है। अब फिर वही सवाल, सर क्योंकि ये नेम रिएक्शन है तो इसमें आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात ये होती है कि इसमें जो इसका सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है, या तो कीटोन हो सकता है या फिर एल्डिहाइड हो सकता है। उसके बाद इसका जो रिएजेंट होता है वो इस तरीके से ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस वाले ग्रुप्स लगे होते हैं, मतलब जिसको हम फॉस्फोरस इलाइड बोलते हैं। इनको बोलते हैं हम लोग फॉस्फोरस इलाइड। और लास्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। ये बात तो चलो हो चुकी है। अब इसमें जो मुझे नोट में सबसे इंपॉर्टेंट बात बतानी है वो बात क्या है कि हमारे पास जो इलाइड होते हैं फॉस्फोरस के वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेबल इलाइड और एक होता है अनस्टेबल इलाइड। अब आपका सवाल होगा कि सर स्टेबल और अनस्टेबल से मतलब क्या है। स्टेबल से मतलब है वह वहां पर क्या हो, रेजोनेंस वगैरह से क्या हो, स्टेबलाइज्ड हो, इंडक्टिव +i वगैरह से हो, मतलब इंडक्टिव से हो, और यह स्टेबलाइज्ड ना हो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल PS3P की बात करता हूँ, PS3P और इसको मैं लिख सकता हूँ CH- को लिख सकता हूँ प्लस, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं C डबल बॉन्ड O OET। अब जो इस पर ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो क्या कर रहा है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे ये कैसा इलाइड है, स्टेबल इलाइड है। उम्मीद करता हूँ अब आपको बात समझ में आ रही है कि जहाँ पर नेगेटिव चार्ज बहुत अच्छे से स्टेबलाइज, उसको हम बोलते हैं स्टेबल इलाइड। अब देखो स्टेबल इलाइड के केस में जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बनता है E एल्कीन, और यहाँ पर जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, Z एल्कीन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, Z एल्कीन एंड E एल्कीन आर द प्रोडक्ट्स। अब E एल्कीन क्या होती है, ये कुछ कुछ आपको फील देता है ट्रांस का, और ये कुछ कुछ आपको फील देता है सिस का। अब हम बात करते हैं पूरी की पूरी मैकेनिज्म की। देखो अगर मैं यहाँ पर आपको मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट समझाऊँ तो मैकेनिज्म में हमारे पास सबसे पहले समझो PH C डबल बॉन्ड O
यहाँ पर इस तरीके से है और यहाँ पर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। अब सुनो मैं यहीं पर समझाता हूँ, आप इसको पहले ब्रेक कर लो, ये हो जाएगा PH3 प्लस CH माइनस हो जाएगा, ठीक है हो गया। ये आपके पास क्या है कीटोन और यहाँ पे आपके पास क्या है, अच्छे से बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O और H, एल्डिहाइड। ये देखो एल्डिहाइड है। अब आपके पास एक ही कंपाउंड में अगर दो अलग अलग फंक्शन ग्रुप है तो हमको ज़्यादा अच्छे से पता है कि एल्डिहाइड इज मच मोर रिएक्टिव देन कीटोन, तो यहाँ पर कीटोन का रिएक्शन ना होकर किसका होगा, एल्डिहाइड का। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए थी एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, अरे यहाँ पर H लगा है तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा है तो ये CH माइनस यहाँ पर अटैक करेगा और ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पर ऐसे शिफ्ट होगा। जब आपने ऐसा किया तो यहाँ पर देखो किस तरीके से बना, ये O माइनस बन गया, यहाँ पर H बन गया, ये नया बॉन्ड बना यहाँ पर किसके किसके बीच में, CH और इसके बीच में, तो यहाँ पर CH आ गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा PH3 प्लस और यहाँ पर आ जाएगा COOET। ये बात सबको समझ में आ रही है। अब देखो इस वाले केस में जरा ध्यान समझना, यहाँ से हमें क्या करना है, PH3PO को पूरा भगा देना है, भगा दिया और यहाँ पर हमारे पास इसमें क्या जाएगी, डबल बॉन्ड जाएगी। मैं पूरी मैकेनिज्म नहीं समझा रहा, शॉर्ट ट्रिक समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर जब आपने ऐसा किया तो इस वाले केस में क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड O, इस तरीके से ऐसे ऐसे और ऐसे H और यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OET। अब सुनो, आपको चेक करनी है ये एल्कीन कौन सी है, ये एल्कीन हमेशा होनी चाहिए E एल्कीन। अब देखो E एल्कीन का फंडा मैं समझाता हूँ। E एल्कीन होती है कुछ ट्रांस एल्कीन जैसी। मान लो इस ग्रुप की पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एक ग्रुप है H और यहाँ पर H है, तो ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, तो हम बोलेंगे COOET जो होगा वो हमारे इसके ट्रांस में होगा। तो अब आपको फील आ रहा होगा ट्रांस एल्कीन का। देखो अब दोनों ग्रुप को डबल बॉन्ड के अलोंग कंपेयर करो, यहाँ पर H है और यहाँ पर H है। उम्मीद करता हूँ आपको E एल्कीन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ते हो ना यार, Z एल्कीन E एल्कीन, तो बस उसी की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा डिटेल में अब यहाँ पर क्या बताऊँ। तो आपको समझना है ये वाला ग्रुप अब किसके ट्रांस में हो जाएगा, इसको हो जाएगा। आप CIP रूल पढ़ते हो ना कि यहाँ पर प्रायोरिटी में 1 इसको दूंगा और यहाँ पर प्रायोरिटी में 1 इसको दूंगा, तो ये इसके ट्रांस में है ना, ट्रांस में है इसके, तो ध्यान से समझना था इस पॉइंट को। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट लगा के आपके यूज हो रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी थी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48 हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, हाउ मेनी नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन। तो सबसे पहले एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। देखो CH3 CH, यहाँ पर Cl है, CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH2 है। तो सबसे पहले आप सारे के सारे जितने भी प्रोटॉन हैं उन सबको अलग अलग दिखा दो। जब भी आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी का नॉन इक्विवेलेंट का क्वेश्चन आए, आपके पास जितने भी हाइड्रोजन हैं सबको अलग अलग करके दिखाओ, सबको एकदम मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में बदल दो। तो ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। और ज़्यादातर स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो क्वेश्चन आते हैं वो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन रिलेटेड ही आते हैं। अब नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन आपको मतलब अलग अलग एकदम माहौल आसपास देखना है। देखो अगर मैं इस बात करता हूँ कार्बन की, तो यहाँ पर जो तीनों ही हाइड्रोजन इनका एनवायरनमेंट सेम है, तो यहाँ से हमारे पास सिग्नल कितना जाएगा, 1। या सिग्नल की बात नहीं कर रहे हम, तो क्या बात कर रहे हैं, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, तो हमारे पास 1 तो यहाँ से आ जाएगा, बाकी इन दोनों का तो सबका सेम रहेगा। और बाकी यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास, 1 यहाँ से, तो ये 2 हो गए। या फिर बोलते हैं एक सिग्नल यहाँ, एक मतलब नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन यहाँ से आ जाएगा। इसकी बात करते हैं, एक हमारे पास क्या जाएगा, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन यहाँ से आ जाएगा। और इसकी बात करते हैं, एक नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। मतलब हमारे पास टोटल कितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, 4, और आप कर दोगे 4 टिक, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा गलत। यही समझना है। देखो सबसे पहले यहाँ से समझते हैं, जब आप इसका रेजोनेंस करवाओगे, रेजोनेंस करवाने के बाद यहाँ पर अगर इतने पार्ट को अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा CO- डबल बॉन्ड NH+, ये दोनों ही नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से हम एक और लिखेंगे, ये दोनों ही कैसे हैं, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं, इस रेजोनेंस के इस कॉन्जुगेशन की वजह से। अब देखो ध्यान से, ये जो कार्बन दिख रहा है ये कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन है। अगर ये कायरल कार्बन है तो यहाँ पर कैसे हैं, ये डायस्टेरियोटोपिक प्रोटॉन है। और डायस्टेरियोटोपिक हैं तो ये दोनों ही क्या करेंगे, इस जगह से हमारे पास 2 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन नहीं दिख रहे, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर ये डायस्ट्रोपिक प्रोटॉन होगा तो मतलब 2 होंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ से एक और हम यहाँ पर लिख देंगे। तो कितने हो जाएंगे टोटल, 1 2 3
4 5 6, तो टोटल हमारे पास कितना देंगे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन 6। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। ये हमारे पास स्पेक्ट्रो का क्वेश्चन था। 2 ही क्वेश्चन आते हैं स्पेक्ट्रो से, या तो सिग्नल पूछता है या फिर आपसे इस तरीके से नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन पूछता है। उसके बाद ग्रुप थ्योरी से आपसे हमेशा पॉइंट ग्रुप वगैरह की बात करता है, BHU वगैरह पेपर आता है, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ये हमने इतना अच्छा सीख लिया, इतने अच्छे क्वेश्चन कवर कर लिए। अब हम अगले सेशन में क्वेश्चन आगे करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।